रात का समय था। बिरजू और हीरा किसी काम से नदियापुर गांव जा रहे थे। बिरजू, हीरा, अरे चलते चलते मेरे पैर जवाब दे चुके, गर्मी भी लग रही है, चलो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेते हैं। हीरा, अरे यहाँ रुकना सही नहीं है, ये जंगल है। बिरजू, अरे नदियापुर गांव जंगल के बीच ही बसा है, चल थोड़ा सुस्ता लेते हैं, वैसे भी शाम तो हो ही गई है। बिरजू की बात सुनकर हीरा न चाहते हुए भी एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उन दोनों के कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। हीरा, बिरजू भैया, तुमने कुछ सुना? यहाँ जंगल में कौन सा बच्चा रो रहा होगा? बिरजू, आवाज़ तो मेरे भी कानों में आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। बिरजू और हीरा आसपास नज़र दौड़ाने लगे। तभी उन दोनों की नज़र एक बच्चे पर पड़ी। वे दोनों उस बच्चे के करीब चले गए। हीरा, बिरजू भैया, यह बच्चा तो यहाँ अकेला है, यहाँ तो आसपास कोई मौजूद नहीं। बिरजू उस बच्चे को गौर से देखने लगा। उसके चेहरे पर डर और भय के सारे साए लहराने लगे। बिरजू, यहाँ से भाग। हीरा, हीरा, अरे क्या हुआ? अचानक तुम्हारा चेहरा फटे हुए पपीते जैसा कैसे हो गया? बिरजू, हीरा गौर से देख, यह बच्चा कोई इंसान का बच्चा नहीं बल्कि कागज़ का बना मालूम पड़ता है। बिरजू के कहने पर हीरा उस बच्चे को ध्यान से देखने लगा। हीरा, बिल्कुल सही कह रहे हो बिरजू भैया, यहाँ से भागो। वे दोनों डरते हुए वहाँ से भाग गए। उसी नदियापुर गांव में झुमरी नाम की एक सुंदर स्त्री अपने 5 वर्षीय बेटी चमकी और पति बसंत के साथ रहती थी। झुमरी का पति बहुत गरीब था। एक दिन झुमरी का पति बसंत दोपहर के समय अपने घर पर उदास बैठा था। झुमरी, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? बसंत, काफ़ी दिनों से मुखिया जी से अपनी मजदूरी मांग रहा हूँ, लेकिन वह दिखा दे ही नहीं रहा। झुमरी, उनसे कहते क्यों नहीं कि हमारे घर में राशन भी खत्म होने को है। अगर आप वहाँ हमें समय पर पैसे नहीं दे सकते तो फिर ऐसी जगह काम करने से क्या फ़ायदा। मुखिया, क्या बात है बसंत, तुम यहाँ कैसे? बसंत, मुखिया जी, आपने मुझे 6 महीने से मेरी मजदूरी नहीं दी। मेरे घर पर राशन खत्म होने को है, मत भूलिए मेरी पत्नी और मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है। मुखिया, तो मैं क्या करूं? तूने अपनी बच्ची क्या मुझसे पूछकर पैदा की थी क्या? बसंत, मुखिया जी, मैं तो बस आपने पैसे मांग रहा हूं, मुझसे बदतमीजी से बात मत कीजिए। आदमी, तुमने नौकरों की ज़्यादा सिर पर चढ़ा रखा है। मुखिया, अगर ये मेरा नौकर होता तो मैं इसको लात घूंसों से ऐसा स्वागत करता कि ये फिर कभी मैं किसी से जुबान लड़ाने के काबिल नहीं रहता। मुखिया, तो फिर इस नेक काम में देरी क्यों करें? इतना कहकर मुखिया बसंत को बुरी तरह पीटने लगा और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मुखिया, जा, नहीं देता तेरे पैसे, जिससे शिकायत करनी है कर ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। बसंत रोते हुए घर आ गया और सारी घटना अपनी पत्नी झुमरी को बताने लगा। झुमरी, चिंता क्यों करते हो जी, ईश्वर पर भरोसा रखें, सब कुछ सही हो जाएगा। बसंत, तुम समझ नहीं रही, घर का राशन खत्म होने को है, आज तो मेरे पास चमकी के दूध के पैसे भी नहीं हैं, मैं क्या करूं? झुमरी, चिंता मत कीजिए, मैं अपने पड़ोस में रहने वाली अनीता से कुछ पैसे उधार मांग लेती हूँ, आप बस ऐसे उदास मत बैठिए, और हाँ, कभी भी हिम्मत मत हारिएगा। झुमरी की बात सुनकर बसंत मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद झुमरी पड़ोस में अपनी दोस्त अनीता के घर गई। अनीता, आओ झुमरी, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, अगर तुम नहीं आती तो कुछ देर में मैं वैसे भी तुम्हारे घर आने वाली थी। झुमरी, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अनीता, हाँ बोलो ना बहन, क्या बात है? झुमरी, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। वो क्या है ना, आजकल मेरे पति को कहीं काम नहीं मिल रहा, बोल रहे थे कि बाज़ार में काफ़ी मंदी चल रही है। अनीता, ये बात तो सही है, सब जगह बुरा हाल है। झुमरी, इतना कहकर अनीता ने कुछ पैसे झुमरी के हाथ में पकड़ा दिए। झुमरी, मैं तुम्हारे ये पैसे बहुत जल्दी चुका दूंगी। अनीता, अरे जब मर्जी आए तब चुका देना, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? झुमरी, मैं कुछ समझी नहीं। अनीता, देख झुमरी, आजकल का ज़माना बदल गया है, मुझे देख, मेरे पति भी काम करते हैं और मैं भी काम करती हूँ, क्यों न तुम भी अपने पति का हाथ बटाना शुरू कर दो, कुछ पैसे घर आएंगे तो अच्छा ही होगा। झुमरी, तुम सही बोल रही हो अनीता, मन तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन मुझे कोई काम भी तो नहीं आता। अनीता, तुम उसकी चिंता मत करो झुमरी, मैं कागज़ के बहुत अच्छे खिलौने बनाती हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। जिस तरह से मैं बाजार में ठेला लगाकर कागज़ के खिलौने बेचती हूँ, उसी तरह तुम भी बेचना, एक से भले दो। झुमरी को अनीता का यह उपाय पसंद आया। उस दिन के बाद झुमरी अनीता के साथ कागज़ के खिलौने बनाना सीखने लगी। कुछ ही दिनों में झुमरी कागज़ के खिलौने बनाने में निपुण हो गई। अनीता, अरे वाह झुमरी, तुम तो मुझसे भी अच्छे कागज़ के खिलौने बनाने लगी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। झुमरी, नहीं अनीता, तुमसे अच्छे तो कभी नहीं बना पा सकती, आखिर तुम मेरी गुरु ठहरी। अनीता, ठीक है झुमरी, तुम पहले इम्तिहान में तो पास हो गई, बल्कि यूँ कहूँ फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गई,
अब तुम्हारी दूसरी और आखिरी परीक्षा होनी है। झुमरी, अब मुझे कौन सी परीक्षा पास करनी है? अनीता, कल तुम मेरे साथ बाजार में खिलौने बनाकर बेचेगी, देखते हैं किसके खिलौने ज़्यादा बिकते हैं। अगले दिन झुमरी अनीता के साथ दूसरा ठेला लगाकर कागज के खिलौने बेचने के लिए खड़ी हो गई। कुछ ही देर में झुमरी के सारे खिलौने बिक गए। अनीता, अरे वाह झुमरी, मेरे ठेले में तो कुछ थोड़े खिलौने बचे हैं, लेकिन तुम्हारे तो सारे खिलौने बिक गए। झुमरी, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? अनीता, अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, ईश्वर हर किसी को अपना अपना नसीब देता है। उस दिन के बाद अनीता और झुमरी रोज सुबह बाजार में कागज के खिलौने बेचने जाती। शाम तक झुमरी के सारे खिलौने बिक जाते। झुमरी के दिन अब बदलने लगे थे। एक दिन बसंत झुमरी से बोला, मैंने ज़रूर पिछले जन्म में कुछ पुच्छे पुण्य किए होंगे झुमरी, जो मुझे इस जन्म में तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। झुमरी, ऐसी बातें क्यों करते हो जी? अगर हर दुख में पति पत्नी का साथ देता है तो क्या पत्नी उसके दुख में उसका साथ नहीं दे सकती? बसंत, मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूँ कि मुझे चौधरी के खेतों में काम मिल गया है। झुमरी, ये तो बहुत अच्छी बात है जी, अब हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी। अब हम अपनी बिटिया रानी को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा सकेंगे। झुमरी की बात सुनकर बसंत मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। एक दिन की बात है, झुमरी और अनीता बाजार में ठेला लगाकर कागज के खिलौने बेच रही थी कि तभी मुखिया कुछ लोगों के साथ वहां आ गया। मुखिया, कैसी हो झुमरी? देख रहा हूँ तुम्हारे खिलौने आजकल बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, और तो और तुम्हारे वस्त्र भी बता रहे हैं कि तुम्हारी आमदनी अच्छी हो रही है। झुमरी, सब ईश्वर की कृपा है मुखिया जी, यहाँ कैसे आना हुआ? मुखिया, बात यह है झुमरी कि हमारा गांव दो नदियों के बीच में है, वर्षा प्रारंभ होने वाली है और मुझे सूचना मिली है कि इस बार हमारा गांव भयंकर बाढ़ की चपेट में आ सकता है। झुमरी, इस तरह से तो गांव वालों का जीवन यापन बर्बाद हो जाएगा। मुखिया, इसीलिए मैं चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। झुमरी, तुमसे भी मैं चंदा लेने आया हूँ। झुमरी ने उस दिन की सारी कमाई मुखिया के गुल्लक में डाल दी और साथ ही उसकी दोस्त अनीता ने भी। मुखिया, झुमरी, मैं सारे गांव वालों से चंदा लेकर उनके लिए शहर से अच्छे कंबल और बहुत सी खाने पीने की वस्तुएं लेकर आऊँगा। झुमरी, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है मुखिया जी, वैसे भी तुम मेरे पति की 6 महीने की तनख्वाह रोके बैठे हो, देखते हैं गांव वालों की कितनी मदद करते हो। मुखिया, अरे तुम अभी तक अपने पति की मार को दिल पे लगाए बैठी हो, मगर वह मुझे आकर बदतमीजी से बात कर रहा था। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। दिन ऐसे ही बीतने लगे, मगर झुमरी ने देखा कि मुखिया शहर में कुछ भी लेकर नहीं आया। एक दिन की बात है, मुखिया अपने मुनीम प्रेमचंद से बातें कर रहा था। झुमरी अपने पति बसंत के साथ काम से जा रही थी। मुखिया को देखकर झुमरी बोली, झुमरी, मुखिया जी, 1 महीने पहले आप सारे गांव वालों से चंदा लेकर गए थे, यह बोलकर कि हमारा गांव भयंकर बाढ़ की चपेट में आने वाला है, वर्षा प्रारंभ होने वाली है, मगर मुझे तो अभी तक कोई इंतजाम नहीं दिखता। झुमरी की बात सुनकर मुखिया बुरी तरह तिल मिलाकर रह गया। मुखिया, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुमने 10-20 लाख रुपए चंदे में दिए हों। अरे 150 रुपये चंदे में डालकर अपने आप को क्या समझ रही हो? बसंत, मुखिया जी, आपको इस तरह से मेरी पत्नी का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। मुखिया बोलता है, मुंह बंद रख बसंत, पिछली बार की मार भूल गया लगता है। क्या गांव में तेरी पत्नी के अलावा न जाने कितने लोगों ने मुझे चंदा दिया है, उन्होंने तो मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। यहाँ से चला जा, वरना तेरा फिर से मार मार कर बुरा हाल कर दूंगा। बसंत अपनी पत्नी के साथ वहाँ से चला गया। मुनीम, देख रहे हो मुनीम जी, इस बसंत की पत्नी के कागज के खिलौने बाजार में क्या बिकने लगे, यह तो अपने आप को आपसे भी बड़ा समझने लगा। मुखिया, सही कहा आपने, जब तक आप इन दोनों पति पत्नी को गांव से धक्के देकर बाहर नहीं निकलवा देते, मैं चैन की नींद नहीं सो सकता। मुनीम, वैसे क्या वास्तव में हमारे गांव में बाढ़ आने वाली है? मुखिया, अरे कोई बाढ़ वाढ़ नहीं आने वाली है, ये न्यूज़ वाले तो वैसे भी हर साल यही खबर चला देते हैं कि बाढ़ आने वाली है, गांव डूबने वाला है, और मैं इसी खबर का फ़ायदा उठाकर गांव से अच्छा खासा चंदा वसूल लेता हूँ। हर साल की तरह इस बार भी कुछ नहीं होगा। उस दिन के बाद मुखिया ने झुमरी और उसके पति बसंत के खिलाफ गांव में कान भरने शुरू कर दिए। गांव वाले मुखिया की बातों में आकर झुमरी और बसंत को अपना दुश्मन समझने लगे। झुमरी से उन सब ने झुमरी के कागज के खिलौने खरीदने बंद कर दिए। थक हार कर बसंत और झुमरी अपने घर पर ताला लगाकर दूसरे गांव की ओर चल दिए। झुमरी एक जंगल में बैठकर आंसू बहाती हुई बोली, ये सब मेरे सच बोलने का नतीजा है। बसंत, दिल छोटा मत करो झुमरी, तुमने तो सच बोला है और सच बोलने वालों की कभी हार नहीं होती। झुमरी, वो सब तो ठीक है जी, लेकिन अब क्या होगा? हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और बोतल में सिर्फ चमकी का आधा गिलास दूध बचा है।
झुमरी ने इतना कहा ही था कि तभी एक बच्चे के रोने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे सुंदर सा बच्चा रो रहा है। झुमरी, ये किसका बच्चा है? बसंत, पता नहीं, लेकिन मुझे तो ये बहुत भूखा लगता है। झुमरी, मेरे पास भी आधा बोतल दूध है, अगर ये मैं इसे पिला दूंगी तो हमारी बच्ची चमकी भूखी रह जाएगी। बसंत, चिंता मत करो झुमरी, यह बच्चा कई दिनों से भूखा मालूम पड़ता है, पहले इसे दूध पिला दो। झुमरी उस बच्चे को दूध पिलाने लगी। बच्चे ने दूध पिया ही था कि अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ उसका आकार बड़ा होने लगा और वह एक सुंदर नवयुवक में परिवर्तित हो गया। झुमरी, कौन हो तुम? नवयुवक, मैं एक जादुई कागजी पुरुष हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम्हारे पास सिर्फ आधी दूध की बोतल थी और तुमने अपने बच्चे को न पिलाकर वह मुझे पिला दी। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अब से जो भी कागज़ के खिलौने बनाओगी उनमें जादुई शक्तियाँ आ जाएंगी। और मैं तुम्हें एक राज की बात बताने वाला हूँ, तुम्हारा गांव भयंकर बाढ़ की चपेट में आने वाला है। कल तुम्हारे गांव में तबाही ही तबाही मच जाएगी। इतना कहकर वह सुंदर पुरुष वहाँ से गायब हो गया। झुमरी, हम नहीं जा सकते, हमारा गांव मुसीबत में है। बसंत, तुम सही कहती हो झुमरी, हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए। और वैसे भी मुखिया ने हमारे खिलाफ गांव वालों के कान भरे हैं, वरना गांव वाले बुरे नहीं हैं। झुमरी और बसंत दोबारा अपने गांव वापस आ गए। झुमरी ने अगले दिन की तैयारी शुरू कर दी। उसने एक बहुत सुंदर कागज की नाव बनाई और उसमें अलग अलग तरह के सुंदर सुंदर घर बनाए। देखते ही देखते उसके कागज की सुंदर बड़ी नाव बहुत बड़ी हो गई और एक विशाल नाव में परिवर्तित हो गई। झुमरी अपने परिवार को लेकर उस नाव में चले गई। बसंत, अरे झुमरी, यह तो लग ही नहीं रही कि यह कागज की है, इसकी दीवारें तो पत्थर से भी मजबूत मालूम पड़ रही हैं। झुमरी, उसने सही कहा था, इसके अंदर अद्भुत जादुई शक्तियाँ आ गई हैं। अगले दिन भयंकर बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरे गांव को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया। गांव में हाहाकार मच गया और झुमरी नाव बाढ़ में तैरने लगी। झुमरी ने देखा कि उसकी दोस्त अनीता पानी में डूब रही थी। झुमरी ने तुरंत नाव को वहां जाने का आदेश दिया। झुमरी, अनीता, कागज की नाव के ऊपर आ जाओ। अनीता, ये कैसा चमत्कार है? झुमरी, वो सब बातें बाद में करेंगे, पहले अपने परिवार को लेकर ऊपर आ और तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। अनीता अपने परिवार को लेकर नाव पर चढ़ गई। उसने गांव के सभी लोग को झुमरी की नाव पर चढ़ा लिया, सिवाय मुखिया के घर को छोड़कर। मुखिया दौड़ता हुआ आया और बोला, मुझे भी नाव में ले लो। झुमरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बसंत, मेरा दिल तुम्हारी तरह नहीं है मुखिया जी, आओ अपने परिवार को लेकर नाव पर चढ़ जाओ। मुखिया अपने परिवार को लेकर नाव पर चढ़ गया और झुमरी की ओर देखकर बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया और उसके बाद भी तुमने मेरी मदद की। झुमरी, मुखिया जी, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, पता नहीं कौन कब किसके काम आ जाए। तभी अनीता झुमरी से बोली, झुमरी, बाढ़ बहुत ज़्यादा भयंकर है, हमारे गांव के अलावा और भी गांव इसकी चपेट में आ जाएंगे, हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए। झुमरी को अनीता की बात पसंद आ गई। झुमरी अपनी जादुई नाव को लेकर दूसरे गांव में गई और लोगों की मदद करने लगी। कुछ दिनों बाद जब बाढ़ का पानी उतर गया तब झुमरी ने अपनी कागज की नाव में कागज के भोजन बनाने शुरू कर दिए। झुमरी जैसे ही कागज के भोजन बनाती वो असली भोजन में बदल जाते। बसंत, अरे वाह झुमरी, ये कैसे संभव हुआ? कागज के भोजन असली भोजन कैसे बदलते जा रहे हैं? झुमरी, तुम्हें याद नहीं उस जादुई सुंदर पुरुष ने हमसे क्या कहा था? तुम कोई भी कागज का खिलौना बनाओगी उसमें जादुई शक्तियाँ आ जाएंगी। मुझे विश्वास था कि अगर मैं कागज के भोजन बनाना शुरू करूंगी तो असली भोजन बन जाएंगे। अनीता, ये ईश्वर ने हमारी मदद की है। झुमरी, देखो ना, इस तरह से कितने लोग भूखे मरने से बच जाएंगे। इस तरह गांव के सभी लोग भूखे मरने से बच गए। कुछ महीनों बाद सब कुछ फिर से ठीक हो गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।